आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा इकलौता बेटा मुझे अपनी पसंद की लड़की दिखाने के लिए लेकर जा रहा था। ना जाने कब से मैं उससे शादी करने के लिए कह रही थी, लेकिन वो शादी को टालता ही चला जा रहा था। हर माँ की तरह मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे को दूल्हा बनते देखूं, उसे घोड़ी चढ़ते देखूं, उसके सिर पर सेहरा सजते हुए देखूं और अपनी बहू को घर लेकर आऊं। मेरे बेटे की भी घर गृहस्थी बसे और अपने इस दिल के अरमान को मैं ना जाने कब से पूरा करने की सोच रही थी। इतने लंबे समय के बाद आज मेरा बेटा शादी के लिए तैयार हुआ है और मैं खुश थी कि मेरी जो बहू बनकर आ रही है वो मेरे बेटे की ही अपनी पसंद है। हम सब फटाफट खुशी खुशी तैयार होकर लड़की वालों के घर पहुंच गए थे। मुझे उस लड़की को देखने का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि मैं भी ये देखना चाहती थी कि आखिर कौन वो लड़की है जिसे मेरे बेटे ने पसंद किया है। वो कैसी होगी? क्या वो बहुत खूबसूरत होगी? वहां बैठे बैठे मेरे मन में एक साथ ना जाने कितने सारे ख्याल आ रहे थे कि तभी सामने से वो लड़की अपनी माँ के साथ धीरे धीरे चलती हुई आई और उन्हें देखकर मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे थे, क्योंकि वो तो मेरा नाम संध्या है। बचपन से हम चार बहनें अनाथ होने का दुख सहन करते हुए ही बड़ी हो रही थी। हम चारों बहनें जब बहुत छोटी थीं, तभी हमारे पिताजी का देहांत हो गया था। उनके चले जाने के बाद हमारे ताऊ और ताई ने हमारी हर एक चीज पर अपना अधिकार जमा लिया था, और सिर्फ चीजों पर ही नहीं बल्कि हम सबकी जिंदगियों पर भी। वैसे तो मेरे पिताजी का परिवार के कारोबार और जो भी दुकानें थीं उसमें बराबर का हिस्सा था, लेकिन पिताजी के चले जाने के बाद उसमें हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं रखा गया जो हमें दिया जाता। पिताजी के जाने के बाद हम लोग अब उनके ही घर में रह रहे थे, और उस घर में हम सबकी हैसियत किसी बोझ से कम नहीं थी। मेरे ताऊ की बेटियां लगभग हर हफ्ते ही शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाती थीं। हर बार वो अपने लिए महंगे कपड़े, ज्वेलरी और सब कुछ लेकर आती थीं, और जब वो उन्हें 2-3 बार पहन लेती और उनका मन भर जाता, तो फिर वो अपना वो सारा सामान हमें दे देती थीं। मैं अपनी चारों बहनों में सबसे छोटी थी, इस वजह से मैं थोड़ा कम बोलने वाली थी। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने ये देखा कि मुझे अपनी कजिन्स के उतरे हुए कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो इस सब से मेरे अंदर एक अजीब सी घुटन और नफरत भर चुकी थी। मेरी बाकी की बहनें तो बिना कुछ भी कहे उनकी उतरन पहन लेती थीं, लेकिन मुझे हर बार बहुत शिकायत होती थी। माँ मुझे डांटती थी तो मुझे मजबूरी में वही कपड़े पहनने पड़ते थे, लेकिन उसके बाद भी इस नाइंसाफी पर मैं उनसे खूब बहस करती थी, और कई बार तो मैं अपनी ताई के सामने भी गुस्से में बोल पड़ती थी। मेरी ऐसी बेबाकी पर मेरी माँ बहुत डर जाती थी। वो मुझे समझाने की कोशिश करती थी और कहती थी, संध्या, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारे सिर पर तुम्हारे पिता का साया नहीं है। भगवान का धन्यवाद अदा करो कि हमारे सिर पर छत है और घर में ही रोटी मिल रही है। हमें कहीं और जाकर भीख नहीं मांगनी पड़ती। इसीलिए तुम इतना गुस्सा मत किया करो बेटा। पर मैं चिड़चिड़ी और गुस्से में रहती थी। मम्मी, आप देखना, एक दिन मैं इतना पैसा कमाऊंगी कि ताई की सारी बेटियां मुझे देखकर जलेंगी। मैं जरूर किसी बहुत अमीर लड़के से ही शादी करूंगी और आप सब तब हैरान रह जाएंगे। मैं पूरी जिंदगी गरीबी में नहीं काटने वाली। मेरी बातें सुनकर मम्मी बहुत डर जाती थीं। वो घबराई हुई आवाज में कहती थीं, भगवान से तो डरो संध्या, क्यों हमारी मुसीबत बढ़ा रही हो? अगर तुम्हारी ये सारी बातें तुम्हारी ताई के कानों तक पहुंच गई तो वो फिर पूरे खानदान में हमारी बुराई करेंगी, और फिर तो हमारा यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। वो मुझे बार बार समझाती थी, मेरे आगे हाथ पैर भी जोड़ती थी, लेकिन मुझ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। मैं सोचती थी, क्या जिन बच्चों के पिता नहीं होते, क्या उनकी जिंदगियां खत्म हो जाती हैं? अगर एक तरफ भगवान ने हमारे सिर से पिता का साया उठा लिया है, तो दूसरी तरफ कुछ तो ऐसा होगा जो उन्होंने हमारे लिए अच्छा सोच रखा होगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि जब मैं कॉलेज जाऊंगी तो वहां जरूर किसी अमीर लड़के को अपने प्यार में दीवाना बना दूंगी, ताकि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। मैं किसी भी तरह से गरीबी और लाचारी भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहती थी। मैं चाहती थी कि एक दिन मेरे पति की बड़ी सी कार ताई के दरवाजे पर आकर रुके, और तभी इन सबकी अकड़ खत्म हो जाए। बस मैं हमेशा इसी नज़ारे का सपना देखा करती थी।
पापा और ताऊ की जो साझेदारी में दुकान थी और जो साझे का कारोबार था, उसमें दोनों लोगों का बराबर का ही हिस्सा था। और साथ में वहां पर जो सामान भरा हुआ था, उस पर भी हम बराबर का अधिकार रखते थे। लेकिन पापा के चले जाने के बाद ताऊ ने पूरे कारोबार पर अपना कब्जा कर लिया। वो सिर्फ हमें इतना ही देते थे कि हमारा पेट भरता रहे। हमारा खाना भी अलग किचन में बनता था, लेकिन फिर भी अलग किचन में खाना बनने के बावजूद भी हमारे साथ भेदभाव होता था। ताई खुद हमें लिमिटेड सब्जी और बाकी का राशन दिया करती थी। वो एक साथ घर का सारा राशन मंगवाती थी, लेकिन राशन का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखती और हमें थोड़ा बहुत बचा हुआ देती, जिससे मजबूरन हम चारों बहनों और मम्मी को अपना पेट भरना पड़ता था। एक दिन मैंने देखा कि ताऊ मम्मी के पास बैठकर बहुत हमदर्दी दिखा रहे थे। वो कहने लगे कि जैसे ही मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा, मैं दोनों बड़ी लड़कियों की शादी तय कर दूंगा। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ और फिर अगले साल बाकी की दोनों की शादी भी जल्दी ही कर दूंगा, ताकि अपने सिर से जिम्मेदारी को खत्म कर सकूं। उसके बाद ही मैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचूंगा। अपने छोटे भाई के चले जाने के बाद उसके बच्चों की सारी जिम्मेदारी मैं ही तो उठा रहा हूँ, तो अब ये आखिरी जिम्मेदारी भी मुझे ही पूरी करनी होगी। और तुम तो जानती हो ना कि आजकल घर का खर्चा भी कितना ज्यादा है। मैं दरवाजे के पास खड़ी उनकी ये झूठी हमदर्दी भरी बातें सुन रही थी और हैरान थी कि आज ये ताऊ कैसी बातें कर रहे हैं। उनकी दो बेटियों की शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वो अपने ससुराल से हमें अपनी उतरन भेजा करती थी। शादी के बाद भी उन्होंने अपना वही सिलसिला जारी रखा था। उनके दो बेटे भी थे, जिन्हें वो काफी अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे थे, और मेरी बहनें सरकारी स्कूल में पढ़ रही थीं। लेकिन वो दिखावा तो ऐसे कर रहे थे जैसे उन्हें अपने बच्चों की नहीं बल्कि हमारी ज्यादा फिक्र हो रही हो। और ऊपर से वो जिन रिश्तों की बात कर रहे थे, वो कोई अच्छे घरों के नहीं थे। उन्होंने अपनी बेटियों की शादी तो खूब ऊंचे ऊंचे परिवारों में करवाई थी, लेकिन मेरी बहनों के लिए वो एकदम साधारण और निचले स्तर के रिश्ते ढूंढ रहे थे। अगर उन्हें मेरी बहनों की इतनी ही फिक्र होती तो उनकी पहचान में एक से एक अच्छे लोग थे, जहां वो मेरी बहनों की भी शादी करवा सकते थे। लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उन्हें कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। और मेरी माँ, वो तो किसी पुतले की तरह चुपचाप सिर झुकाए उनके सामने बैठी आंसू बहा रही थी। ताऊ एक के बाद एक एहसान जताते जा रहे थे कि वो कितनी मुश्किल से इतने सारे लोगों का खाने पीने का खर्च चला रहे हैं, और अब तो शादी ब्याह का भी कितना खर्चा होगा। अपनी माँ को इस तरह बेबस देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस सब के बीच मेरी बहनें भी वहां आ चुकी थीं और वो भी मुंह बंद किए बैठी थीं, लेकिन मैं गुस्से से बुरी तरह कांप रही थी। मुझे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं सीधा ताऊ के सामने जाकर खड़ी हो गई और ऊंची आवाज में बोली, ताऊ जी, आप हम लोगों को जो खाना खिला रहे हैं ना, वो हमें खाने को मुफ्त मिलता है। जब आप हमें कुछ देते हैं ना, तो हम जो कपड़े पहन रहे हैं ना, वो आपकी बेटियों की उतरन है। आपकी खुद की बेटियां तो हर महीने एक से एक नए कपड़े खरीदती हैं, लेकिन मुझे तो याद भी नहीं है कि कितने साल से मेरे लिए एक भी नया कपड़ा नहीं खरीदा गया। अगर कभी मैं नए कपड़ों के लिए कहती भी हूँ तो ताई जी तुरंत ही अपनी बेटी के कपड़े जो पुराने हो चुके होते हैं मुझे दे देती हैं, चाहे भले ही वो कपड़े मेरे नाप के हों या नहीं हों, पर मजबूरन मुझे पहनने पड़ते हैं। इतना सब होने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि हम लोगों का खर्च आपके सिर पर बहुत ज्यादा है। मेरे मुंह से ये सच्ची बातें सुनते ही ताऊ जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें मैं शुरू से ही पसंद नहीं थी, और इधर मेरी ऐसी बातें सुनकर मम्मी घबराहट और गुस्से के मारे आंखें फाड़ फाड़ कर लगातार मुझे देख रही थी। इससे पहले कि वो मुझसे कुछ कहती, तभी ताऊ जी नफरत भरी नजरों से देखते हुए मेरी तरफ इशारा करके मम्मी से बोले, मैं तो अब ये सोच रहा हूँ भाभी कि सबसे पहले इस लड़की को ही इस घर से विदा कर दूं। अरे, अगर ये जुबान की इतनी तेज है तो ये जितना ज्यादा समय तक यहाँ रहेगी, मुझे तो हमेशा डर बना रहेगा कि ये ना जाने कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दे। फिर आप भी हाथ मलती रह जाएंगी और फिर मेरे पास आकर मत रोइएगा, क्योंकि मैं तो आपको इसके लक्षण पहले ही बता रहा हूँ। ये सुनते ही मम्मी तुरंत मेरी तरफ लपकी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में लेकर गईं और गुस्से में बोली, तू ऐसी बातें क्यों कर रही थी संध्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या?
तभी मेरी बाकी की बहनें भी वहां आ गईं और वो मुझे गले लगाकर रोने लगी और बोली, संध्या, वैसे ही इस घर में हमारा जीना कितना मुश्किल है, और तुम तुम क्यों हमारी मुसीबतें और बढ़ा रही हो? तुम ये क्यों नहीं सोचती हो कि अगर ताऊ ताई ने नाराज होकर हमें इस घर से निकाल दिया तो फिर हम सब कहाँ जाएंगे? उन लोगों को रोते हुए देखकर मैं भी रोने लगी और गुस्से में बोली, क्यों क्यों हम इस घर से क्यों जाएंगे? हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। ये घर और ये दुकान, इस सब में हमारे पापा का भी आधा हिस्सा है। हम क्यों ताऊ ताई से डरते हैं? हम अपने अधिकारों के लिए उनके सामने आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? मेरे ये सब कहने के बावजूद भी ना तो मम्मी पापा पर और ना ही मेरी बहनों पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो सब खुद को कमजोर ही समझती थी। इधर ताऊ जी ने जल्दबाजी में हम लोगों के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे। जो भी रिश्ता मिल जाता वो बिना ज्यादा खोजबीन और सोच विचार किए उन्हें हाँ बोल देते, और इस तरह फिर उन्होंने मेरी दो बड़ी बहनों की शादी कर दी। वो तो भगवान की मेहरबानी थी कि उनके ससुराल वाले किस्मत से अच्छे निकले और वो अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगी। और फिर 1 साल के बाद मेरी एक और बहन की भी साधारण मिडिल क्लास घर में शादी कर दी गई। ताऊ तो सबके सामने अपनी खूब तारीफें बटोरते और कहते, देखो, मैंने अपनी भतीजियों को बेटियों की तरह पाला और उन्हें कितना सारा सामान देकर खूब अच्छे से विदा किया। ये सब सुनकर मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं कई बार सोचती थी कि काश मेरा एक भाई होता तो आज वो पापा के चले जाने के बाद उनकी जगह पर हमारे हिस्से की दुकान संभाल लेता। तब शायद ताऊ हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी करने की हिम्मत कभी नहीं करते, क्योंकि मेरा भी यही मानना था कि अगर आज हमारे सिर पर किसी एक मर्द का साया होता, चाहे वो पिता के रूप में हो या भाई के रूप में, तो ताऊ हमारे साथ जो बेईमानी कर रहे थे वो कभी नहीं कर पाते। अब मेरी तीनों बहनों की शादियां हो चुकी थीं, इसलिए ताऊ चाहते थे कि अब मेरी भी शादी जल्दी ही किसी साधारण घर में कर दी जाए और वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए, क्योंकि एक मैं ही थी जो बार बार ये याद दिलाती थी कि इस जमीन में हमारा भी बराबर का आधा हिस्सा है, जो कि उन्हें जरा भी नहीं सुहाता था। जब ताऊ ने मुझ पर शादी का दबाव बढ़ाया तो मैंने साफ शब्दों में उनसे कह दिया कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मेरी पढ़ाई का खर्चा मैं आपसे नहीं मांग रही हूँ, बल्कि मेरी माँ सिलाई करके मुझे खुद कॉलेज की फीस दे रही है, इसलिए आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जुबान की तेज थी, इसीलिए कई बार ताऊ को मेरे सामने झुकना पड़ जाता था और इस बार भी उन्हें मेरी बात माननी पड़ी। फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और कॉलेज जाना शुरू कर दिया। पर सच कहूँ तो बाहर की दुनिया में पहुंचने के बावजूद भी मेरे मन की घुटन, मजबूरी और गरीबी का दुख कभी भी खत्म नहीं होता था। सबसे ज्यादा बुरा मुझे तब लगता था जब मुझे दूसरों से हर चीज मांगनी पड़ती थी। कॉलेज में कुछ दिन बीते तो मेरी एक बहुत अमीर सहेली बन गई, जिसका नाम उर्वशी था। वो हर रोज अपनी बड़ी सी चमचमाती कार से कॉलेज आती थी और मैं उसे देखकर मन ही मन अफसोस करके सोचती थी कि काश काश मेरी किस्मत भी ऐसी होती। पर हाँ, मैंने कभी भी उसके सामने ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैं गरीब हूँ, और ना ही अपनी मजबूर जिंदगी का रोना मैंने कभी किसी के सामने रोया। मेरी शक्ल सूरत बहुत अच्छी थी, बल्कि उर्वशी से भी लाख गुना ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक थी मैं। इसीलिए मुझे देखकर भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि मेरी क्या हालत है। एक दिन उर्वशी जिद करके मुझे अपने घर लेकर गई। जब मैं उसके घर पहुंची तो वो बहुत बड़ा और शानदार महल जैसा था। मेरी तो आंखें खुली की खुली ही रह गईं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खूबसूरत घर आज तक नहीं देखा था। फिर जब उसने मुझे अपने भाई से मिलवाया तब तो मेरी जैसे आंखें ही जम गईं। वो बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम था। मैंने फिर जानबूझकर 2-3 बार उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा तो उसने भी मुझ पर ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी नजरों में भी मेरे लिए वही वाली फीलिंग्स साफ दिखने लगी थी। उसी पल मैंने दिल ही दिल में खुद को समझाया, संध्या, यही वो मौका है जिसका तुम इतने समय से इंतजार कर रही थी। पर मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ये लड़का सिर्फ टाइम पास करने वाला ना निकले, फिर तो मेरी इज्जत दांव पर लग जाएगी। लेकिन फिर भी अगर अच्छी जिंदगी जीनी थी तो इतना रिस्क तो उठाना ही पड़ता। इसके बाद मैं कई बार उर्वशी के घर गई और उसके भाई से मेरी मुलाकातें भी होने लगी।
एक दिन मौका पाकर उसने मेरा फोन नंबर मुझसे मांग लिया तो मैंने उसे अपनी माँ का नंबर दे दिया। जब उसने मुझे फोन पर बात की तो मैंने साफ और सीरियस अंदाज में उससे कह दिया कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो सिर्फ फोन पर बातें करके टाइम पास करे। अगर आप सच में मुझे पसंद करते हैं और आपकी नीयत में कोई खोट नहीं है तो मुझसे जल्द से जल्द शादी कर लीजिए और अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता मांगने के लिए भेजिए। और अगर आपका इरादा सिर्फ टाइम पास करने का है तो फिर आज के बाद ना तो कभी मुझे फोन करना और ना ही मैसेज। अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। ये कहकर मैंने फोन काट दिया था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो मुझे दिल से पसंद करने लगा है और ऐसा हुआ भी। उसने इसके बाद कई बार मुझे फोन किया, मैसेज भी भेजे, पर मैंने ना तो उसकी कॉल उठाई और ना ही उसके किसी भी मैसेज का जवाब दिया, क्योंकि मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने माँ बाप की इज्जत का भी पूरा ख्याल रखना था। मैं चाहती थी कि अगर वो वाकई में मुझे लेकर सीरियस है तो फिर वो शादी के लिए तैयार हो जाए। कुछ दिनों के बाद जब मैं कॉलेज पहुंची तो उर्वशी दौड़ती हुई मेरे पास आई। उस वक्त उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। वह हाँफती हुई बोली, संध्या, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जब से मेरे भाई की मुलाकात तुमसे हुई है वो तो तुम्हारी तारीफें करते नहीं थक रहा है। उन्होंने मम्मी से साफ कह दिया है कि वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहते हैं। तुम उन्हें बहुत पसंद हो और मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त अब मेरी भाभी बनकर हमारे घर आएगी। अगर हम लोग तुम्हारे घर पर रिश्ता लेकर आए तो क्या तुम्हारी माँ को कोई ऐतराज तो नहीं होगा? क्या वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगी? उर्वशी की बात सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि बस मेरी किस्मत के दरवाजे अब खुल चुके हैं। मैं तो खुशी से पगलाई हुई घर पहुंची। मैंने उर्वशी से साफ कह दिया था कि मेरी माँ को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं होगी। घर पहुंचकर मैं चहकते हुए माँ के गले से लग गई और उनके दोनों हाथ पकड़कर जोर जोर से घूमने लगी। मुझे ऐसे देखकर माँ घबरा गई और बोली, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या हो गया है जो आज इतनी खुश हो रही हो? मैं इतनी खुश थी कि बुरी तरह से हाँफ रही थी और इसी खुशी में मेरे मुंह में जो आया मैंने उसी तरह अपने दिल की बात कह दी। मैंने कहा, माँ, पता है मैंने बहुत मोटा शिकार फंसाया है। लड़का बहुत अमीर घर का है और वो जल्दी ही मेरे लिए हमारे घर रिश्ता लेकर आने वाले हैं। मेरी ये बात सुनकर माँ तो हैरान ही रह गई। वो अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़कर बोली, भगवान के लिए संध्या, अब कोई नया ड्रामा खड़ा मत करो। क्यों इस बुढ़ापे में मुझे बदनाम करना चाहती हो? तुम्हारे ताऊ के सवाल जवाब का मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी और तुम्हारी ताई को अगर इस बात की भनक भी पड़ गई ना तो वो तो हमारा जीना ही हराम करके रख देंगी। क्या तुम्हें उनकी आदत नहीं पता है? मैंने माँ को शांत करते हुए कहा कि अरे आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा इंतजार करिए, फिर देखना आपकी बेटी बहुत जल्द एक बड़ी सी कार में बैठकर इस घर में आएगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद ही वो लोग रिश्ता लेकर हमारे घर आ गए। उन्हें देखकर तो मेरी ताई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें उस वक्त समझ नहीं आया कि इतने बड़े घर का रिश्ता इस संध्या के लिए कैसे आ गया, जबकि उन्होंने मेरी बाकी की बहनों की शादी तो साधारण और मिडिल क्लास घरों में करवाई थी। जलन के मारे मेरी ताई ताना मारते हुए बोली कि जरूर इस लड़की ने कोई चाल चली होगी, ये जुबान की भी बहुत तेज है और दिमाग की भी। पर मेरी माँ ने बात को संभालते हुए कहा कि ये लोग संध्या के कॉलेज की सहेली के घर वाले हैं और उसकी सहेली खुद चाहती है कि संध्या उसकी भाभी बने। इसी की जिद और प्यार की वजह से ये लोग यहाँ पर रिश्ता लेकर आए हैं। अब रिश्ता तय करना या नहीं ये हमारा फैसला होगा। माँ की बात सुनकर ताई ने बहुत बुरा सा मुंह बनाया, पर उन्होंने भी इनकार नहीं किया, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि मैं जितनी जल्दी हो सके इस घर से चली जाऊं, क्योंकि मैंने उनसे हर एक चीज का हिसाब मांग मांग कर उनकी नाक में दम कर दिया था। जब भी वो मेरी माँ पर एहसान जताती और बड़े गर्व से कहती कि हम ही इन लोगों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो मैं उनके मुंह पर कह देती थी कि मेरे पिताजी का जो हिस्सा है वो भी तो आखिर आपने ही हड़प रखा है, तो अगर ये कर भी रहे हैं तो कौन सा बड़ा एहसान है। और इसीलिए वो मुझसे हर वक्त जली भुनी रहती थी। खैर, मेरी शादी की बात पक्की हो गई और फिर जल्दी ही मेरी और उर्वशी के भाई रोहित की एंगेजमेंट हो गई। कॉलेज के एग्जाम खत्म होने के बाद हमारी शादी की डेट फिक्स की गई थी।
शादी के बाद जब मैं उस बड़े और शानदार घर में बहू बनकर आई तो मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत ऐसी भी पलट सकती है। जब मैं अपने कमरे में गई और मैंने वहां रखी खूबसूरत अलमारी खोली तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मुझे शुरू से ही अच्छे अच्छे कपड़ों का बहुत शौक था, लेकिन कभी भी मुझे अच्छे और नए कपड़े नहीं मिले। पर आज जब मैंने अपने ससुराल में अलमारी खोली तो देखा कि वहां पर एक भी पुराना कपड़ा नहीं था, बल्कि 50 से भी ज्यादा एकदम नए महंगे ब्रांडेड सूट हैंगर पर टंगे हुए थे, जो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे थे। उन्हें देखकर तो मैं खुशी से झूम ही पड़ी। मैंने दिल ही दिल में भगवान को ना जाने कितनी बार धन्यवाद कहा कि उन्होंने आज मुझे ये दिन दिखाया। मैं इस बात का सुकून महसूस कर रही थी कि अब मुझे अपनी कजन्स के पुराने और घिसे पिटे कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे। मेरे पति रोहित बहुत अच्छे थे। वो हमेशा मेरी हर चीज का ख्याल रखते, मेरी बहुत इज्जत करते। मेरी सास भी बहुत ही अच्छी थी, वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। जब मेरी माँ ने मुझे अपने ससुराल में इतना खुश और सुखी देखा तो वो भी सुकून में आ गई थी। उस घर में हर वक्त नौकर चाकर मेरी सेवा के लिए मौजूद रहते थे। मुझे घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था। उर्वशी जो कि मेरी इकलौती ननद थी, उससे अभी भी मेरी बहुत अच्छी बनती थी। मैं ज्यादातर उसके साथ समय बिताती। हम दोनों खूब हंसी मजाक करते। जब मेरे पति और ससुर जी ऑफिस चले जाते तो मैं पूरा दिन उर्वशी के साथ कभी बातें करती, कभी शॉपिंग के लिए जाती। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं सचमुच किसी स्वर्ग जैसी जगह पर आ गई हूँ, जहाँ कोई किसी से नफरत नहीं करता, ना कोई किसी को ताने देता है। मुझे अपने ससुराल का माहौल बहुत अच्छा लगता था। शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने पति के साथ बड़ी सी चमचमाती कार में बैठकर मायके पहुंची तो मेरी नजर सबसे पहले अपनी ताई के चेहरे पर गई। उनका चेहरा तो जलन के मारे काला पड़ रहा था। उन्हें ऐसी हालत में देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि आज आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। मेरी माँ ने तुरंत मुझे गले लगाया और रोने लगी और आशीर्वाद देकर बोली, भगवान मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे और उसे हर बुरी नजर से बचाए। मेरी इतने अच्छे घर में शादी हो गई थी। इस वजह से मेरी माँ को हर वक्त ये डर लगा रहता था कि कहीं किसी की मेरी बुरी नजर ना लग जाए। शादी के 4 महीने बीत गए थे और फिर मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिली। ये खबर सुनते ही पूरे घर में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। जब मैंने ये बात अपनी माँ को बताई तो वो भी बहुत खुश थी और मेरे ससुराल में भी किसी की खुशी का ठिकाना नहीं था। सब चाहते थे कि जल्दी से घर में नया मेहमान आ जाए। उस दिन खूब मिठाइयां बांटी गईं, गरीबों में दान दिया गया, मेरी कई बार नजर उतारी गई और अब तो मेरा और भी ज्यादा ख्याल रखा जाने लगा। इस सब प्यार और केयर में मेरी प्रेगनेंसी के महीने कब बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। जब मैं रेगुलर चेकअप कराने और अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के पास पहुंची तो उन्होंने बताया कि बच्चा एकदम स्वस्थ है। वो मेरे ससुराल वालों की फैमिली डॉक्टर थी, इसीलिए उन्होंने बता दिया कि मुझे बेटी होने वाली है। ये सुनते ही ना जाने क्यों मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे अंदर एक अजीब सी उदासी आ गई, क्योंकि बचपन से ही हम बहनों ने लोगों की बहुत बातें सुनी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम 4 बहनें थीं और इसी वजह से लोगों ने हमारी जिंदगी मुश्किल कर रखी थी। पर मेरे पति शुरू से यही कहते थे कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटा हो या बेटी। पर हाँ, मुझे बहुत फर्क पड़ रहा था, क्योंकि मैंने ना जाने कितने ताने सुने थे। लोग कहते थे कि इन 4 बेटियों की चिंता करते करते ही इनके बाप की मौत हो गई। बेटियां तो माँ बाप पर बोझ होती हैं। यही सब सोचकर मेरे दिल में वही पुराना डर फिर से लौटने लगा। मैं सोचने लगी कि भगवान ने मुझे कोई भाई नहीं दिया था तो कम से कम मुझे बेटा ही दे देता, ताकि मैं खुश हो जाती और मेरे ससुराल वाले और भी ज्यादा खुश हो जाते। ये सब मेरी अपनी सोच का नतीजा था, जबकि असलियत तो ये थी कि मेरे ससुराल में कभी मुझ पर बेटे को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया गया था। जब मेरे पति ने मुझे इतना उदास देखा तो वो मुझसे पूछने लगे, संध्या क्या हो गया है, तुम ठीक तो हो? मैंने झूठ बोल दिया कि हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ा थक गई हूँ। फिर रोहित ने पूछा कि डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा, लेकिन मैंने उन्हें ये बात नहीं बताई कि डॉक्टर ने बता दिया है कि मुझे बेटी होने वाली है। इसके बाद जब भी मैं चेकअप के लिए गई, मैंने डॉक्टर को पहले ही बोल देती थी कि आप मेरे पति के सामने ये मत बताइए कि मुझे क्या होने वाला है।
मैं उन लोगों से सच्चाई छिपा रही थी, जबकि ऐसा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। पर मेरे अपने ही मन में डर और चिंता बढ़ती जा रही थी। मैं बार बार भगवान से कहती कि काश मेरे यहाँ बेटा होता। यहाँ तक कि मैं अपने इन ख्यालों में इतना ज्यादा गिर गई थी कि ये सोचने लगी कि काश ये बच्चा कभी पैदा ही ना हो। पर जैसे ही ये ख्याल दिमाग में आता तो मुझे डर भी लगने लगता। मैं भगवान से माफी भी मांगती, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें औलाद तक नसीब नहीं होती, और मैं ऐसी घटिया बातें सोच रही थी। न जाने मुझे क्या हो गया था। शायद मेरा दिमाग ठीक नहीं था। फिर इधर 9 महीने पूरे हुए और मेरी हालत बिगड़ने लगी। मेरे पति और सास मुझे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, क्योंकि अब डिलीवरी का वक्त हो गया था। अस्पताल के वेटिंग एरिया में मैं घबराई हुई बैठी थी। सच कहूं तो मुझे अपने बच्चे के आने की कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। मेरे पति तो डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयां और बाकी जरूरी सामान लेने में बिजी थे। तभी इस बीच मेरी सास के पास उर्वशी का फोन आया। उसने बताया कि मेरे ससुर का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उन्हें मामूली खरोंचें आई हैं और उन्हें इसी अस्पताल के एक दूसरे हिस्से में मरहम पट्टी कराने के लिए लाया गया है। चोट ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से मेरी सास बुरी तरह डर गई। वो जल्दी से उनकी तरफ जाने लगी और मुझसे बोली, बेटा तुम ठीक हो ना? अभी थोड़ी देर में रोहित आता ही होगा, तब तक मैं तुम्हारे ससुर जी को देखकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। उस समय नर्स मुझे ड्रिप लगा रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ देर बाद डॉक्टर के कैबिन से एक औरत बाहर निकली। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी, जबकि मैं इधर परेशान और बेचैन बैठी थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मेरी तरफ मुस्कुराकर बोली कि ये आपका पहला बच्चा है? मैंने हाँ में जवाब दिया। वो मुझे बधाई देने लगी और बोली कि मेरी भी पहली ही औलाद है। फिर मैंने उत्सुकता से उससे पूछा कि डॉक्टर ने बताया है क्या कि बेटा होने वाला है या बेटी? वो खुशी से मुस्कुराई और बोली कि डॉक्टर तो बेटा ही कह रहे हैं, पर हमारी शादी को 7 साल बीत चुके थे और इसीलिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे बेटा हो या बेटी। बस भगवान मुझे मेरी संतान दे दे, क्योंकि मैं लोगों की कड़वी बातें सुन सुनकर थक चुकी हूँ। मेरा एक बच्चा हो जाए, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं बड़ी ही तड़प और चाहत के साथ उसका चेहरा देख रही थी। फिर वो बोली कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शायद आज ही मेरा ऑपरेशन होगा। बातों ही बातों में उसने बताया कि वो खुद भी एक डॉक्टर है और इस अस्पताल की डॉक्टर उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, इसीलिए वो यहीं पर अपना ऑपरेशन करवाने आई है। उसे और किसी पर भरोसा नहीं है। मेरे लिए वहां पर जो रूम रिजर्व किया गया था वो ठीक उसके कमरे के सामने ही था। ऑपरेशन के बाद उसे उसी रूम में शिफ्ट किया जाना था। फिर वो उठकर अपने कमरे में चली गई, पर अपना बैग वो वहीं पर भूल गई। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी नज़र उसके बैग पर पड़ी। मैंने धीरे से उसका बैग खोला तो देखा कि अंदर 2-3 छोटे छोटे कपड़े रखे थे जो बच्चे के लिए थे। सभी कपड़ों का रंग अलग अलग था, पर डिज़ाइन एकदम सेम थी। मैंने अपने आसपास देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। फिर मैं चुपचाप उन कपड़ों में से एक छोटा सा कपड़ा निकाल कर अपने पास छिपा लिया। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर मैंने किया। मेरे पति अभी भी बाहर थे। तभी इस औरत के साथ आई हुई दूसरी महिला वहां पहुंची। वो बोली कि अरे हमारा बैग तो यहीं रह गया। मैंने बिना कुछ जाहिर किए मुस्कुराकर उसका बैग उसे दे दिया और वो लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद मुझे भी ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। फिर डॉक्टर आ गए और मुझे ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाने लगे। नर्सों ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मुझे सामने वाले कमरे में शिफ्ट किया जाएगा। उस वक्त एक नर्स अकेली मेरे पास खड़ी थी और वो मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी। बीपी चेक करते वक्त वो मेरे पास आई और बोली कि कैसी हैं आप, सब ठीक है? मैंने अचानक बेचैन होकर उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों में एक अजीब सा पागलपन दिख रहा था। वो हैरानी से मुझे देखने लगी और धीमी आवाज में बोली, क्या हो गया मैडम? मैंने भी धीमी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इसके बदले में तुम जो कीमत मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा। नर्स ने हैरानी और शक भरी नजर से मुझे देखा और बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बताइए। मैंने और भी धीमी आवाज में उसके कान में कहा, मेरे सामने वाले कमरे में जो पेशेंट है उसका बेटा होने वाला है
तो उसका बच्चा मेरे बच्चे से बदल देना। उसका कमरा ठीक सामने होगा। मेरी ये भयानक बात सुनते ही नर्स की आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैं उससे ये क्या कह रही हूँ। वो घबरा गई और कांपते हुए बोली, ये क्या बोल रही हैं आप? आप क्या चाहती हैं कि मेरी नौकरी चली जाए? आप तो मुझे मरवा देंगी। हमारे यहाँ ऐसे काम नहीं होते। उसके बाद ये सुनते ही मैं बिना एक पल सोचे अपने हाथ में पहने हुए मोटे मोटे सोने के कंगन उतारे और उसके हाथ पर रख दिए। इतने भारी कंगन देखकर उस नर्स के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और उसकी आंखों में लालच दिखने लगा। वो कभी मेरे चेहरे को देखती तो कभी उन कंगनों को। फिर बोली कि देखिए, काम इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हैं। मैंने कहा कि अगर आसान होता तो फिर मैं इतनी बड़ी कीमत क्यों देती? ये मुश्किल काम है, इसीलिए तो मैं इतनी कीमत दे रही हूँ। तुम मगर ये काम कर दोगी ना, तो ये कंगन तुम्हारे होंगे। वो कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर अपने आसपास देखकर बोली कि तुम्हें क्या होने वाला है? मैंने कहा कि मुझे बेटी होगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को वहां पर रख दो और उसका बेटा मेरे पास ले आओ। ये सुनकर वो दंग रह गई। फिर उसने मुझसे कहा कि आपको अब तक कितनी बेटियां हो चुकी हैं जो आपको बेटा चाहिए? मैंने कहा कि मेरी पहली संतान है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान होकर बोली कि फिर तुम अपनी पहली ही औलाद को किसी और के पास क्यों भेज देना चाहती हो? मैंने उसकी तरफ देखा और कड़क अंदाज में कहा कि मैं तुमसे जो कह रही हूँ चुपचाप वो करो, ज्यादा मुझसे सवाल जवाब मत करो। उसने फिर पूछा कि क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम पर दबाव डाल रहे हैं? उसकी यह बात सुनकर मैं चुप रहना ही बेहतर समझा। मैंने उससे कहा कि तुम इससे कोई मतलब मत रखो, तुम बस अपना काम करो। कुछ पल सोचने के बाद, इधर उधर देखने के बाद वो थोड़ा पास आई और मेरी आंखों में देखकर धीरे से बोली, ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। इसके बाद वो वहां से चली गई। तब तक मेरी सास वापस आ गई थी और मैंने जो भी और गहने पहने हुए थे उन्हें उतार कर अपनी सास को मैंने दे दिया था और मेरे पति भी अब ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही मौजूद थे। इधर मेरा ऑपरेशन हो चुका था। मुझे होश तो आ चुका था पर बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे घबराहट भी महसूस हो रही थी। बाहर से मुझे अपनी सास और पति की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो बार बार कह रही थी, कितना समय हो गया है, पेशेंट को तो हम देख चुके हैं पर बच्चा अभी तक क्यों नहीं दिखाया गया है? और आपने अभी ये भी नहीं बताया कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है। आखिर ये लोग बच्चा कब ले आकर देंगे? अभी तक हमें बच्चा क्यों नहीं दिया गया? इससे पहले कि मेरी सास अपनी उस पहचान वाली डॉक्टर के पास पहुंचती तभी वो नर्स तुरंत लपक कर बीच में पहुंची और उसने गोद में लिए हुए बच्चे को मेरी सास को पकड़ाते हुए कहा, बधाई हो माँ जी, आपको पोता हुआ है। उस नर्स की आवाज जैसे ही मेरे कानों में पड़ी तो मुझे सुकून मिल गया, क्योंकि मैं डर रही थी कि कहीं मेरे ससुराल वालों को सच्चाई पता ना चल जाए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा काम हो गया। शाम तक मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी। कुछ देर बाद वही नर्स फिर से मुझे देखने आई और बिस्तर के पास खड़ी हो गई। मैंने धीरे से उससे पूछा, काम हो गया? उसने हाँ में जवाब दिया। मैंने कहा कि किसी को शक तो नहीं हुआ? वो बोली, मैंने अपने साथ एक दूसरी डॉक्टर को भी मिला लिया था, उसे भी थोड़े से पैसों का लालच दिया, इसीलिए हमारा काम आसान हो गया। इस डॉक्टर ने सामने वाली पेशेंट का ऑपरेशन किया था। बच्चे को साफ सफाई के लिए मुझे ही दिया गया था। मैंने पहले ही उस डॉक्टर से बात कर रखी थी और उसे कुछ रुपए देने का वादा किया था। लेकिन देखिए, अब वो पैसे भी आपको ही देने होंगे, क्योंकि ये काम बहुत ही जोखिम भरा था। उस डॉक्टर ने वो बच्चा मुझे दिया और मैंने यहाँ आपका बच्चा उसे दे दिया। अब अगर आपने पैसे नहीं दिए तो फिर वो अपना मुंह खोल देगी। मैंने कहा, ठीक है, ये सब मैं बाद में देख लूंगी, अभी तुम चुप रहो, ज्यादा बातें मत करो, कहीं अगर किसी ने सुन लिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने फिर नजर घुमाकर देखा तो पालने में वो बच्चा लेटा था। वो बहुत सुंदर था। 3 दिनों के बाद हमें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। उस दौरान मैं हर वक्त घबराई हुई ही रही। मुझे डर लग रहा था कि कहीं किसी भी तरीके से मेरे ससुराल वालों को ये सच पता ना चल जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम अपने बेटे को लेकर घर लौट आए और जो दूसरा परिवार हॉस्पिटल में था वो हमसे कुछ देर पहले ही वहां से जा चुका था। ना तो मेरी उनसे दोबारा मुलाकात हुई, ना ही मैंने उन्हें देखा और ना ही मुझे पता चला कि उन्हें इस बात का शक हुआ भी था या नहीं। पर हाँ, नर्स ने मुझे बताया
कि उस औरत की सास ने थोड़ा सा हंगामा जरूर किया था, क्योंकि वो कह रही थी कि उन्हें बताया गया था कि बेटा होने वाला है, तो फिर अब ये बेटी कैसे हो गई। तो उसी डॉक्टर ने उन्हें समझा दिया था कि अल्ट्रासाउंड में कई बार गलतफहमी हो जाती है। आखिर अल्ट्रासाउंड करने वाले कोई भगवान तो नहीं है, इसीलिए वो रिपोर्ट 100% सही नहीं होती। बच्चों के पैदा होने के बाद ही पूरी तरह से पता चलता है कि लड़का है या फिर लड़की। और ये इतने सालों के बाद उनका पहला बच्चा था, इसीलिए फिर वो लोग शांत हो गए और उस बेटी को लेकर खुशी खुशी अपने घर चले गए। ये सब सुनकर मुझे राहत मिली थी। मुझे बार बार उस औरत का चेहरा याद आ रहा था जिसका बेटा मैं उससे छीन लाई थी। मैंने फिर उसी नर्स के जरिए उस औरत के रूम वाली डॉक्टर को पैसे भिजवा दिए थे ताकि वो हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखे। जब हम लोग अपने घर पहुंचे तो मेरे पति की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने सबको मिठाइयां बांटी, हर तरफ खुशी का माहौल था। मुझे अपना बेटा पाकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरी अब तक की सारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी हो गई हों। मुझे तो लगने लगा कि अब मेरी जिंदगी कंप्लीट हो गई है। और अपनी बेटी के बारे में मैंने ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि मैं उसे किसी ऐसे इंसान की गोद में दे रही हूँ जिसे बच्चे की बहुत चाहत थी। इसीलिए वो मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, उसे खूब प्यार करेगी। इधर मैं हर वक्त अपने बेटे की देखभाल में लगी रहती। देखते ही देखते कुछ हफ्तों के अंदर ही मैं ये तक भूल चुकी थी कि मैं अपनी औलाद किसी और को दे चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे यही मेरा असली बच्चा है। घर के सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वो सबकी आंखों का तारा बन गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, मेरा बेटा बड़ा होने लगा, पर अफसोस इस बात का रहा कि उसके बाद मुझे कभी कोई संतान नहीं हो सकी। शायद भगवान ने मुझे सजा दी थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता कि मेरी तो सिर्फ एक ही असली औलाद थी और वो भी मैं किसी और को दे दी। पता नहीं अब वो कितनी बड़ी हो गई होगी, ना जाने कैसी दिखती होगी, कहाँ होगी और कैसी जिंदगी जी रही होगी। मैंने अपने बेटे का नाम सिद्धांत रखा था। मुझे तो दूसरी औलाद की कमी खलती थी, पर मेरे ससुराल में किसी को भी ये कमी महसूस नहीं होती थी। सब कहते थे हमारे लिए तो सिद्धांत ही काफी है। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और देखते ही देखते मेरा बेटा जवान हो गया। अब वो कॉलेज जाने लगा था। वो इतना हैंडसम था कि कई बार मैं उसे देखती रह जाती थी। मुझे ये कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ है। वो भी हमसे बहुत प्यार करता था, मेरी बहुत इज्जत करता था। उसने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया। एक दिन जब वो घर आया तो बोला, मम्मी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं मुस्कुराकर बोली, हाँ बताओ बेटा। वो थोड़ा शर्माया और बोला, मम्मी वो मुझे एक लड़की पसंद है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। मैंने प्यार से उसकी तरफ देखा और कहा कि अगर बात इतनी सी है तो फिर इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मम्मी है ना, अगर वो लड़की तुम्हें पसंद है तो हम कल ही उसके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। मैं इस बारे में तुम्हारे पापा से बात करूंगी, वो भी जरूर मान जाएंगे। आखिर जल्दी ही मैं अपने इकलौते बेटे के सिर पर सेहरा सजा हुआ देखना चाहती थी और ये भी चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी बहू भी घर आ जाए। ये सब सुनकर वो बहुत खुश हो गया। वो बोला, ठीक है मम्मी, अब सब आपकी जिम्मेदारी है। फिर वो अपने कमरे में चला गया। अपने बेटे की ऐसी खुशी देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया था। मैंने उसी वक्त ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने बेटे की पसंद को जरूर अपनाऊंगी। रात को मैंने रोहित से बात की। उन्होंने भी बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि ठीक है, हम जरूर जाएंगे। फिर रोहित ने सिद्धांत से उस लड़की के बारे में सारी जानकारी ली। सिद्धांत ने बताया कि उसकी माँ डॉक्टर है और वो बहुत अच्छी है और उस लड़की का नाम दीक्षा है। वो पढ़ाई में बहुत होशियार है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको वो बहुत पसंद आएगी। इसके बाद हमने फैसला किया कि हम 2-3 दिन बाद उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। मैं इस रिश्ते के लिए खास तैयारियां करना शुरू कर चुकी थी। मेरे इकलौते बेटे ने पहली बार किसी लड़की को पसंद किया था, इसलिए मैं चाहती थी कि ये रिश्ता हर हाल में हो जाए। मैंने खूब सारी मिठाइयाँ, फल खरीदे और सब कुछ अच्छे से तैयार करवाया। फिर मैं, रोहित और सिद्धांत तीनों ही उस लड़की के घर के लिए निकल गए। जब हम वहां पहुंचे तो उनका घर देखकर काफी इम्प्रेस हुए। उनका घर भी काफी बड़ा और शानदार था। वहां के नौकरों ने इज्जत के साथ हमें एक बड़े से खूबसूरत ड्राइंग रूम में बैठाया। मैं इधर उधर हैरानी से सब कुछ देख रही थी कि तभी मेरे सामने से एक औरत चलकर आई।
जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं एक झटके से अपनी जगह से खड़ी हो गई। मेरे चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिख रही थी। ये देखकर मेरे पति भी घबरा गए और बोले, संध्या, क्या हो गया है? लेकिन तभी जैसे मेरी जुबान तालू से चिपक गई और तब तक वो औरत भी हमारे सामने आ चुकी थी, इसलिए अब मैं अपने पति से कुछ कह भी नहीं सकती थी। उस औरत ने मुझे पहचाना नहीं था, पर मैं उसे भला कैसे भूल सकती थी? मैंने उसके साथ जो किया था उसे मैं आज तक नहीं भुला पाई। मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों में बिल्कुल जान नहीं है। मैं जल्दी से वापस बैठ गई। उन्होंने बड़े ही प्यार और इज्जत से हमारा स्वागत किया, हमारा हाल चाल पूछा। मेरी घबराई हुई सूरत देखकर बोली, क्या बात है, आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। मैंने घबराकर कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर अंदर ही अंदर मेरा दिल चाहता था कि मैं अभी इसी वक्त अपने पति और बेटे को लेकर यहाँ से भाग जाऊं। तभी मेरे दिल में एक और भयंकर ख्याल आया। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस लड़की का रिश्ता तय करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं वो मेरी अपनी ही बेटी हो। लेकिन फिर मैंने अपने दिल को समझाना शुरू कर दिया कि नहीं, ये भी तो हो सकता है कि इस औरत की और भी बेटियां हों। शायद मेरे बेटे को उसकी कोई दूसरी बेटी पसंद आ गई हो। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए मैंने धड़कते दिल के साथ उस औरत से बातें करना शुरू किया और बातों ही बातों में मैंने उससे उसके और भी बच्चों के बारे में पूछना शुरू किया। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और बोली कि जी, मेरे 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरे सुकून की लंबी सांस ली और दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे इतनी बड़ी सजा मत देना, मेरी इज्जत रख लेना। काश ऐसा ही हो कि मेरे बेटे को दूसरी बेटी पसंद आई हो। मैं मानती हूँ कि मैंने पाप किया, मैंने इसका एक बेटा ले लिया, पर तुमने उसे और भी तो बेटे दे दिए हैं ना भगवान। तुमने उसके बेटे की कमी तो पूरी कर दी है ना। तभी इतने में उस औरत ने अपनी बेटी को बाहर बुलाया। जैसे जैसे वो लड़की हमारी तरफ चलती हुई आ रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और बेचैनी बढ़ रही थी। वो मासूम सी लड़की हमारे सामने आकर बैठ गई। उसने धीरे से नमस्ते किया। मैं उसकी तरफ बस देखती ही रह गई। फिर मैंने कांपती हुई आवाज में उसकी माँ से पूछा, ये क्या आपकी सबसे बड़ी बेटी है, मतलब कि आपकी पहली संतान? तो वो मुस्कुराकर बोली, जी हाँ, ये मेरी पहली औलाद है, मेरी सबसे बड़ी बेटी। उसकी बात सुनते ही मेरे ऊपर जैसे आसमान टूट गया। मैंने एक बार फिर से उस लड़की का चेहरा ध्यान से देखा। वो इतनी मासूम और प्यारी थी कि मेरी आंखें उस पर जम गईं। वो बहुत खूबसूरत थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं दौड़कर उस बच्ची को गले से लगा लूं। आखिरकार वो मेरी अपनी कोख से ही तो पैदा हुई थी। वो मेरी असली बेटी थी। एक तरफ अपने पापों का एहसास मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था और दूसरी तरफ अपनी बेटी को सामने देखकर मेरा दिल उसके लिए तड़प रहा था। मैं बार बार खुद को संभाल रही थी। मुझे तो ऐसा लगने लगा था जैसे मैं अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगी। वो औरत डॉक्टर ही थी, इसीलिए जब उसने मेरे हालात देखे तो वो फिर बोली कि मुझे लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका बीपी चेक कर लेती हूँ। मैंने तुरंत उसकी बात काटी और कहा कि नहीं, मुझे बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं घर जाकर थोड़ा आराम कर लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने उस लड़की को अपने बिल्कुल पास बुलाकर बिठाया। मैं उसे अपने करीब महसूस करके खुद को सुकून पहुंचाना चाहती थी। मैंने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, उसका सिर सहलाया। मैं अंदर ही अंदर रो रही थी, पर बाहर मुझे जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ रहा था। फिर हम वापस अपने घर आ गए। घर पहुंचते ही मैंने किसी से कोई बात नहीं की। मैं सीधा अपने कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं किसी से कुछ भी कहूं। रोहित रास्ते में बार बार मुझसे पूछते रहे कि तुम्हें अचानक क्या हो गया था, वहां तुम ऐसा अजीब बिहेवियर क्यों कर रही थी? पर मेरे पास उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं एक भी शब्द बोले बिना सीधा अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर बैठ गई। मेरा पूरा शरीर डर और पछतावे से कांप रहा था। मुझे बस यही डर लग रहा था कि कहीं मेरा वो भयानक रहस्य जिसे मैं इतने सालों से अपने सीने में दबाकर जी रही थी, आज सबके सामने ना आ जाए। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरे मन में बार बार एक ही बात आ रही थी कि क्या
मेरे बेटे सिद्धांत को सच में इस लड़की से प्यार हो गया है। हे भगवान, तुमने मुझे ये कौन सा बरसों पहले का पाप याद दिलाने का तरीका निकाला है। मैं अकेली बैठी रोती रही, सोचती रही कि अब मैं अपने बेटे से क्या कहूं और उसे कैसे समझाऊं। मैं इस रिश्ते को कैसे रोकूं। सिद्धांत की मैंने परवरिश की है और दीक्षा मेरी सगी बेटी है। ये शादी कभी नहीं हो सकती थी। मैं इधर अंदर बैठी रो रही थी और बाहर मेरे पति लगातार दरवाजा खटखटाकर पूछ रहे थे, पर मुझे में हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका सामना करूं। काफी देर बाद मैंने चेहरा धोया, खुद को संभाला और जाकर दरवाजा खोला। मैं खुद को हिम्मत दे रही थी, पर मेरी आंखों में छुपा डर साफ दिख रहा था। मेरे पति फिक्र में मुझसे बोले, संध्या, बात क्या है? जब से हम वहां से लौटे हैं तुम अजीब तरह से व्यवहार कर रही हो। देखो, मुझे डर लग रहा है। तुमने आते ही दरवाजा बंद कर लिया, मुझसे कोई बात नहीं की। बताओ तो सही कि तुम्हें दीक्षा कैसी लगी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम हो कि कमरे से निकल ही नहीं रही। मैंने नजर झुकाकर इतना कहा कि अच्छी है, पर उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि मेरी आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। मैं चाहकर भी अपने डर और पछतावे को छुपा नहीं पा रही थी। बार बार मुझे अपना वही पाप याद आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब मैं सच कैसे बताऊं और इस शादी को कैसे रोकूं। मेरे पति ने तुरंत मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे ध्यान से देखा और कहा कि अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो फिर ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। मैंने रोहित से कहा कि अभी मुझे 1-2 दिन का वक्त और दीजिए। फिर मैं वहां से चली गई। इधर दीक्षा भी परेशान थी। उसने अपनी माँ से पूछा कि सिद्धांत की मम्मी को अचानक से क्या हो गया था, क्या मैं उन्हें पसंद नहीं आई? तो उसकी माँ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है बेटा, उनकी तबीयत खराब हो गई होगी। और इधर मैं खुद को समझा नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, किसे अपना पाप बताऊं। अगले दिन सुबह सिद्धांत मेरे पास आया। उसकी आंखों में उम्मीद दिख रही थी। वो मुस्कुराकर बोला, मम्मी, अगर आपको दीक्षा पसंद है तो फिर उनकी मम्मी को फोन करिए ना, देर क्यों कर रही हैं? उन्हें बताइए कि आपको ये रिश्ता मंजूर है, ताकि हमारी बात पक्की हो। एंगेजमेंट की तैयारी हम लोग शुरू करें और शादी की तारीख भी जल्द से जल्द तय कर दें। उसके मुंह से यह बात सुनते ही मेरे अंदर जैसे तूफान उठ गया और मेरे अंदर की घबराहट गुस्से में बदल गई। पहली बार मैं अपने बेटे पर इतनी जोर से चिल्लाई। मैंने गुस्से में कहा कि तुम्हें आखिर इतनी जल्दी किस बात की है? क्या तुम कहीं भागे जा रहे हो? क्या तुम्हें आज ही शादी कर लेनी है? तुम्हारे अंदर जरा सा भी सब्र नहीं है? मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गया। वो कुछ पल तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे से मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से बोला, मम्मी, क्या आपको सच में वो लड़की पसंद नहीं आई? अगर नहीं पसंद है तो फिर मैं आपकी मर्जी के खिलाफ उससे कभी शादी नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं, मेरी शादी वहीं होगी जहां आपकी मर्जी होगी। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरा दिल ही टूट गया, पर फिर भी मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर झूठ बोला और कहा कि हाँ सिद्धांत, वो लड़की मुझे पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो इस घर की बहू बने। ये सुनते ही मेरे बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज भर गई। वो रोते हुए बोला, मम्मी, आखिर उसमें ऐसी क्या कमी है? आपने उसे पसंद क्यों नहीं किया? मुझे सिर्फ एक वजह बता दीजिए ताकि मेरे दिल को सुकून मिले। मैं जानना चाहता हूं कि आपने उसे क्यों ठुकराया। मैंने खुद को संभालते हुए बोला कि अभी तो तुम खुद ही कह रहे थे कि अगर मुझे वो पसंद नहीं तो तुम उसका नाम भी नहीं लोगे। अब फिर से वही बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर उसे बहू बनाकर लाऊं? सिद्धांत बोला, नहीं मम्मी, बस एक बार एक वजह बताइए। मुझे कोई तो कारण मिलना चाहिए ताकि मैं खुद को समझाऊं कि वो लड़की मेरी माँ को पसंद क्यों नहीं आई। मेरे बेटे की मासूम बातों का जवाब देने की ताकत मुझ में नहीं बची थी। मैं अंदर ही अंदर अपने पापों के खून के आंसू रो रही थी। मैं उससे नजरें चुराकर खड़ी हो गई और भरे दिल से बोली, बहुत हो गया सिद्धांत, मैंने तुमसे कह दिया ना कि वो लड़की पसंद नहीं है। बस ये बात यहीं खत्म है। तुम अब उससे शादी नहीं कर सकते। मेरी बात सुनकर सिद्धांत टूट गया। वो चुपचाप वहां से उठकर चला गया। मैं भी यही चाहती थी कि कैसे भी उसके दिल में जो इस रिश्ते की उम्मीद है वो भी खत्म हो जाए। अगले कुछ दिन वो लगातार मानसिक तकलीफ में रहा। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर मेरे पति ने अकेले में मुझसे बात की और थोड़े सख्त अंदाज में बोले, संध्या, मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है?
वो लड़की अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, समझदार है, इतने अच्छे परिवार से आती है, उसमें क्या कमी है? खूबसूरत भी है, सारी बातें तो ठीक है, फिर तुम इस रिश्ते के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही हो? अरे ऐसा इज्जतदार परिवार और इतनी अच्छी लड़की हमें कहाँ मिलेगी? उसकी माँ डॉक्टर है। कोई तो ठोस वजह बताओ ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें ये रिश्ता क्यों पसंद नहीं है। मैंने साफ शब्दों में कहा कि मैं बस अपनी बेटी की शादी उस घर में नहीं करना चाहती। मेरी बात सुनते ही वो गुस्से से लाल पीले हो गए और बोले, पहले मुझे वजह बताओ। तुम वजह नहीं बताओगी तो बिना बात इस घर में तनाव बढ़ेगा। मैं अपने बेटे की ऐसी हालत नहीं देख सकता। और हाँ, अगर तुमने मुझे वजह नहीं बताई तो फिर मैं खुद जाकर अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दूंगा, फिर चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। रोहित की ये बात सुनकर मैंने दुखी नजरों से उन्हें देखा और कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी इजाजत के बिना आप मेरे इकलौते बेटे की शादी वहां नहीं कर सकते। ये सुनकर वो और ज्यादा भड़क गए और बोले, क्यों क्यों नहीं कर सकता? वो मेरा भी बेटा है। अगर मेरा बेटा उस लड़की के साथ खुश है तो फिर मैं उसकी शादी खुद करवाऊंगा और उस लड़की को इस घर की बहू बनाकर लाऊंगा, समझ गई? ये सुनते ही मैं टूट गई। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि अगर मैंने अपने पति को सच्चाई बता दी कि मैंने अस्पताल में बेटे और बेटी को बदल दिया था, तो फिर वो गुस्से में ना जाने मेरे साथ क्या करेंगे। हो सकता है वो मुझे घर से निकाल दे, और ये भी हो सकता है कि वो मुझे तलाक दे दे। फिर मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी जान ही ले ले। जब मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आया तो एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने बेटे को कमरे में बुलाया। मैंने सोचा कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, शायद वो मेरी बात समझेगा। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर उसे पूरी कहानी सुनाई कि कैसे मेरा बचपन बिना पिता के साय के गुजरा, कैसे मेरे ताऊ ताई मेरे साथ व्यवहार करते थे, मुझे ताने देते थे, मैं कैसी बेइज्जती और गरीबी भरी जिंदगी बिताती रही, और इन्हीं सब बातों ने मेरे अंदर एक भाई या फिर बेटे की इच्छा को इतना गहरा कर दिया कि मैंने वो गलती कर दी। फिर मैंने उसे वो सच बताया जिसे सालों से मैंने छुपा कर रखा था, कि कैसे अस्पताल में मैंने नर्स और डॉक्टर को लालच देकर उसे अपने पास रख लिया और अपनी असली बेटी दीक्षा को वहीं छोड़ आई, क्योंकि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी। मेरी बात सुनकर सिद्धांत को गहरा सदमा लग गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। वो अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो लगातार मुझे देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसे वो अपनी सगी माँ समझता था वो उसकी असली माँ नहीं है। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने अपने बेटे को सीने से लगाकर रोते हुए कहा, सिद्धांत, भगवान की कसम, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी औलाद से भी बढ़कर चाहा है बेटा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पर सच यही है कि तुम दीक्षा से शादी नहीं कर सकते। अगर ये मेरे बस में होता तो मैं जरूर तुम्हारी शादी उससे करवा देती, पर मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। इतना कहते कहते मैंने अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ दिए और उससे माफी मांगने लगी। वो मेरे सामने पत्थर बनकर बैठा था, क्योंकि उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। वो मेरी बातों को अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसके आगे रोकर कहा कि तुम प्लीज पापा को ये सब मत बताना, क्योंकि इस बुढ़ापे में मैं बेइज्जत नहीं हो सकती। अगर उन्हें ये सब पता चला तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे और हो सकता है वो मुझे तलाक भी दे दें। सोचो बेटा, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी। हैरानी, दर्द और सदमे से उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपने लगा। उसने अपने हाथों से मेरे दोनों हाथ पीछे हटा दिए और बिना कुछ कहे कमरे से चला गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, बार बार आवाज दी, पर वो नहीं रुका। वो अपने कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मुझे लगा उसे थोड़ा वक्त चाहिए, इसीलिए मैं चुप हो गई। वो पूरे दिन कमरे में बंद रहा। मेरे पति बार बार पूछते रहे, तुमने उससे कुछ कहा है क्या? उसने खुद को कमरे में क्यों बंद किया? जरूर तुमने ही उसे कुछ कहा होगा। पर मैं बार बार हर बार यही कहती कि मैंने उसे कुछ नहीं कहा। वो अपनी मर्जी से कमरे में बंद है। पर सच तो ये था कि मैं खुद भी अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी। अगले दिन सिद्धांत खुद मेरे पास आया, क्योंकि वो समझ रहा था कि उसकी माँ उसकी चिंता में बीमार पड़ गई है। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था और शायद पूरी रात रोने की वजह से उसकी आंखें भी लाल थीं। वो भरी और रुंधी आवाज में बोला, माँ,
जब से मैंने होश संभाला है, मैंने सिर्फ आपको अपनी माँ माना है। मेरे लिए मेरी असली माँ आप ही हो। आपने ही मेरी परवरिश की है। मैंने जब पहली बार आंखें खोली थी, तब सबसे पहले आपको ही देखा था। आपकी इज्जत और इस घर को बचाने के लिए मैं अपने प्यार का बलिदान देने को तैयार हूँ। मैं आपको नहीं खो सकता, और इसीलिए अब मैं समझ गया हूँ कि ये शादी नहीं हो सकती। ये कहते हुए उसका गला पूरी तरह से भर आया। उसने अपनी माँ के पापों पर पर्दा डालने के लिए अपने प्यार का बलिदान दे दिया। उसने अपनी माँ की इज्जत बचा ली, लेकिन खुद अंदर से टूट गया। एक हफ्ते के बाद ही सिद्धांत मुझे बिना बताए अपनी हायर स्टडीज और नौकरी के कारण विदेश चला गया। उसने अपने पापा को बता दिया था, पर मुझे नहीं बताया। वो शायद इस माहौल से दूर जाना चाहता था, अपने दर्द और बेचैनी से भागना चाहता था। उसे अपने टूटे दिल को संभालने के लिए अकेलेपन की जरूरत थी। सिद्धांत को विदेश गए हुए पूरे 7 साल हो चुके हैं। वो वहां से लगातार फोन करता है, मेरा हालचाल लेता है, पर कभी भी वापस आने की बात नहीं करता। मैं उसे बार बार कहती हूँ कि बेटा लौट आओ, शादी कर लो, तो वो कहता है कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही रहूँगा। उसकी इस बात ने मेरे दिल को तोड़ कर रख दिया है। उसने आज तक मेरे पापों का राज अपने पिता को नहीं बताया। उसने मेरी इज्जत बचा कर रखी, पर वो खुद बिखर गया। मैं फोन करके रो रो कर कहती हूँ कि तुम वापस आ जाओ, शादी कर लो, मेरी एक गलती की सजा तुम अपनी पूरी जिंदगी को मत दो, पर वो मुझे कोई जवाब नहीं देता। मेरे एक पाप ने बेटे की चाहत में दूसरी माँ की गोद उजाड़ दी। उसे माँ से उसका असली बेटा दूर हो गया, और मैंने अपनी बेटी को भी खुद से दूर कर दिया। और इसका ही नतीजा मुझे ये मिला कि आज ना तो मेरे पास मेरा बेटा है और ना बेटी, जिनके लिए मैंने ये सब किया था। और मेरे पापों की सजा अब पूरी जिंदगी मेरा बेटा भुगतेगा, और कहीं ना कहीं मेरी बेटी भी भुगत रही होगी, क्योंकि उसे भी तो उसका सच्चा प्यार नहीं मिल पाया। आज मैं तो जी रही हूँ, पर मुझ में जिंदगी नहीं है। मैं हर दिन अपने पापों के लिए भगवान से माफी मांगती हूँ, लेकिन शायद अब मुझे भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जैसी माँ कभी किसी बच्चे को ना मिले। दोस्तों, आज की कहानी सिखाती है कि बेटा और बेटी में भेदभाव करके लिया गया एक गलत फैसला जीवन भर का पछतावा बन सकता है। लालच, डर और समाज की गलत सोच इंसान से ऐसा पाप करवा देती है जिसकी सजा सिर्फ वो नहीं बल्कि कई मासूम जिंदगियां भी भुगतती हैं। इसीलिए हमेशा सत्य, न्याय और समानता का साथ देना चाहिए, क्योंकि रिश्ते खून से नहीं बल्कि ईमानदारी, प्रेम और सही कर्मों से मजबूत बनते हैं। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं, और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, परिवार, समाज या किसी विशेष वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी के माध्यम से केवल एक सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि बेटा बेटी में भेदभाव, गलत फैसले और स्वार्थ के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। सभी पात्र, घटनाएं और परिस्थितियां काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद।